हम लोग इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसको दो चीजें इफेक्ट करती है। एक होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो आपका कैपिटल है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट जो है चेंज होती है, वो एक वेरिएबल है। जो सेकंड वेरिएबल है दैट इज पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि दैट इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। जब आप मनी बोरो करते हैं, जब आप कैपिटल बोरो करते हैं, जब आप पैसे बोरो करते हैं किसी से, तो उसके एवज फिर आपको उसके ऊपर कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हम लोगों ने क्या देखना है, हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे, ये हम पढ़ेंगे कि किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट यहाँ क्या है, ये यहाँ पे ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो है, ठीक हो गया। Typically higher the interest rates reduce investments because higher rates increases the cost of borrowing. ये तो हमें पता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस होती जाती है, बिकॉज हायर रेट्स इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। इससे क्या होता है, दरअसल इसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा हो रही होती है पैसों की, एंड रिक्वायर इन्वेस्टमेंट टू हैव अ हायर रेट ऑफ रिटर्न टू बी प्रॉफिटेबल। और देखिए जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाई होगा फिर आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट से ये जो ज्यादा कॉस्ट है उसको आप पूरा कर सकें। इस बात की समझ आई आपको कि ज्यादा प्रॉफिटेबल होना क्यों जरूरी है फिर, क्योंकि ऑब्वियसली आपको फिर उस प्रॉफिट के लिए तो आपको पैसे वापस करने हैं ना। अच्छा, अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज एन इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक सच एज बाइंग अ फैक्ट्री और अ मशीन। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट का मतलब होता है जो लोग करते हैं, नॉट द गवर्नमेंट, ठीक है। जब हम पब्लिक की बात करते हैं दैट इज बाय गवर्नमेंट, लेकिन जब हम प्राइवेट की बात करते हैं दैट इज बाय पीपल, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज एन इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक। कल हम लोगों ने कैपिटल स्टॉक पढ़ा था, क्या था कैपिटल स्टॉक, मतलब इकोनॉमी में जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं उन सबको मिला लें तो वो आपका कैपिटल स्टॉक बन जाता है। तो जब लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मशीन लगा रहे हैं या कुछ कोई कह सकते हैं कोई फैक्ट्री बना रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज जिससे और चीजें बन सकती हैं, तो आपका क्या हो रहा है, दरअसल आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल ज्यादा हो रहा है। इन्वेस्टमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट डज नॉट रिलेट टू सेविंग मनी इन अ बैंक। देखिए ऑब्वियसली जब आप इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इसको मनी सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम आगे जाते हैं फिर मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। अच्छा, सेकंड चीज क्या है, द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है। मार्जिनल एफिशिएंसी होती है कि अगर आप एक कैपिटल है, कोई एसेट है, उसमें जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट इन्वेस्ट करते हैं, वन एक्स्ट्रा यूनिट, कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट मतलब आप 10,000 रुपए एक यूनिट ले लें फॉर एग्जांपल, तो अगर आप किसी एसेट में एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको, उस कैपिटल से आपको कितना रिटर्न आता है उस एक यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट करने से, दैट इज कॉल्ड योर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है। स्टेट्स द रेट ऑफ रिटर्न, देखिए इसका क्या मतलब है, इट इज एक्चुअली द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हो उससे जो आपको पैसे आते हैं, जो उसका रिटर्न आता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिकली इट रेफर्स टू द एनुअल परसेंटेज यील्ड। इसका आमतौर पे क्या मतलब है, जो हर साल या एनुअली या प्रोजेक्ट के खत्म होने पे जो परसेंटेज यील्ड होती है, कितने परसेंट आपका आउटपुट आया है अर्न बाय द लास्ट एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। जब आपने एक एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मतलब फॉर एग्जांपल देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एक एक्स्ट्रा, ऑलरेडी आपके पास एक वो थी मशीन थी और आपने एक और एक्स्ट्रा मशीन लगाई, तो उस इस एक्स्ट्रा मशीन के लगाने की वजह से जो आपके पास यील्ड मतलब आपकी प्रोडक्शन जो ज्यादा हुई है, दैट इज कॉल्ड योर marginal efficiency of capital. अच्छा, if the marginal efficiency of capital was 5% and interest rate were 4%, देखें आपको जो marginal efficiency है, मतलब जो आपने मशीन लगाई है, मशीन लगाने की वजह से जो आपके पास रिटर्न आया है, जो आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी है, वो क्या है, फॉर एग्जांपल वो 5% है। फॉर एग्जांपल मशीन आपकी 100 रुपए की लगी है और आपको जो प्रॉफिट आया है ना, प्रॉफिट नहीं, आपको जो रिटर्न आया वो है 105 रुपए का, तो 5 रुपए का इजाफा है ना, मतलब ये 5% आपको
एक्स्ट्रा मिले हैं इसके ऊपर, इसका आपको फायदा हुआ है। तो अगर वो 5% हो और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% हो, मतलब कि आपने वो जो 100 रुपए की मशीन लगाई है ना, वो आपने किसी से कर्ज लिया है ना, ठीक है, तो उस पे आपने फिर उस बंदे को 4 रुपए वापस करने हैं, 4% आपने उसको वापस देना है। तो 100 के ऊपर 4% क्या हो गया, 4 रुपए हो गए। तो 100 रुपीज भी आपने उसको वापस करने और साथ में 4 रुपए भी, तो 104 रुपए। 100 रुपए आपने उससे लिए हैं और 104 रुपए आपने उसको वापस करने हैं। और दरअसल आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, 5%। इसका मतलब क्या है कि आपको 1% का फायदा हुआ है। ठीक है, समझ आ गई आपको? देन इट इज वर्थ बोरोइंग एट 4%। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस? अच्छा, आपको समझ आ गई ना? देखें, मार्जिन एफिशिएंसी क्या है, सॉरी, मार्जिन एफिशिएंसी क्या है, जो आपको रिटर्न आएगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से। एक्स्ट्रा यूनिट लगाने पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे लगते हैं, तो वो पैसे आपने किसी से बोरो किए हैं। जब आपने बोरो किए हैं, उसने आपको कहा है कि जब आप मुझे वापस करेंगे तो आप मुझे, जी जी मैम मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है मैम। क्यों बेटा, आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही? मैम मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही मैम, इधर नेट बहुत स्लो है। बेटा तो बस ठीक है, आप फिर छोड़ दें, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है, बाकी बच्चों का टाइम नहीं वेस्ट करें। जिस बच्चे का नेट मैम स्लो है, आपकी बात में मुझे समझ नहीं आ रही मैम। क्या मतलब मेरी आवाज तुम्हें पूरी नहीं आ रही कि क्या है? मैमूना आप दोबारा से ज्वाइन करें, ठीक है? अभी आप क्लास को डिस्टर्ब मत करें। अच्छा सुने, तो इफ द मार्जिनल एफिशिएंसी, आप लोग स्क्रीन को देखें ना, आप लोगों तक तो मेरी आवाज जा रही है, आप लोग स्क्रीन को देखें ना, बजाय इसके कि आप लोग इधर उधर देख रहे हैं। तो इफ द मार्जिनल एफिशिएंसी, मार्जिनल एफिशिएंसी क्या होती है कि जो आपने एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल लगाया है, मतलब एक मशीन पहले मौजूद थी, आपने एक और मशीन लगाई है, तो एक और मशीन लगाने की वजह से आपने एक और यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया ना, ठीक है? तो मार्जिन एफिशिएंसी किसको कहते हैं, उस एक एक्स्ट्रा मशीन के लगाने से जो आपके पास प्रोडक्शन आएगी, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो आएगी, ठीक है, वो आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी कहलाती है। मैं आपको 1000 दफा ये बता चुकी हूँ, ठीक है? अगर वो 5% है, मतलब 100 रुपए की मशीन थी, और जो आपका मार्जिनल एफिशिएंसी है, मतलब वो उस मशीन से जितनी चीजें बनी है वो 105 रुपए की आई है। मशीन कितने की है, 100 की, जो आपने उस पर चीजें बनाई हैं वो है 105 रुपए की। तो दरअसल आपको कितने का फायदा हुआ है, 5% का। इसको कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितनी है, 5%। अब जब आपने पैसे लिए हैं मशीन लगाने के, ठीक है, और उस पर आपको 100 रुपए उस बंदे ने दिए हैं, और उसने आपको कहा है कि जब आप मुझे देंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 साल के बाद या जितने टाइम के बाद भी, तो आप मुझे 100 रुपए नहीं देंगे, आप मुझे कितने देंगे, 104 रुपए देंगे। 4% इंटरेस्ट है। 4% का मतलब है 100 के ऊपर 4, तो 100 के ऊपर 4 कितने होंगे, 104 रुपए। फायदा आपको कितना हुआ है, 105 रिटर्न, सॉरी फायदा नहीं, रिटर्न 105 रिटर्न है। खर्चा कितना है आपका, 104। कितने रुपए आपको बच गए, 1%। 1%, 1 रुपया बच गया आपको, ठीक है? देन इट इज वर्थ बोरोइंग एट 4%। तब सही है। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न आपके रेट ऑफ बोरोइंग, मतलब आपकी इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, तब इट इज प्रॉफिटेबल, ठीक है? टू गेट एन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ 5%, एन इफेक्टिव प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कितना है आपका, 1% मार्जिन है। आपको समझ आई सबको? सही। अच्छा, अब आप लोग ये देख लें, अपना डायग्राम देख लें। आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, इन्वेस्टमेंट है। बेटा आपको मैं ये बात बता दूं, एक्स एक्सिस पे हम वो वाला वेरिएबल लेते हैं जो कि क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। समझ आ रही है? जो डिपेंड करता है दूसरे पे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करी है इंटरेस्ट रेट पे, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा आपका, वाई एक्सिस पे आ गया। आपको नजर आ रहा है ना? आप देखिए, क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी है 80 और 100, और इन्वेस्टमेंट रेट है। रेट का मतलब होता है परसेंटेज, 1%, 2%, 3%। और मैंने आपको परसेंट निकालना भी बताया था। जितने भी टोटल कॉस्ट होगी, जितने भी टोटल मनी होगी ना, उसके ऊपर आप आराम से परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप देखें तो ये पहला पॉइंट है, जब आपका इंटरेस्ट रेट था 5%। आपको नजर आ रहा है? मैं देखती हूँ पेन है, कुछ निकलता है। ये देखिए, ये 5 नजर आ रहा है ना आपको? ये 5% इंटरेस्ट रेट है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग
इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, देखिए 100, नजर आ रहा है आपको। 5% इंटरेस्ट रेट होगा तो आसान है लोगों के लिए मनी बोरो करना, क्योंकि उनको सिर्फ उसके ऊपर 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, सॉरी 5% ऊपर देना पड़ेगा। तो लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 रुपीज। अब आप मुझे बताएं, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए, 5 के बजाय क्या हो जाए, 7 हो जाए, तो ऑटोमेटिकली लोग कम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो गई है, 2 रुपए बढ़ गए, 2% बढ़ गई है। तो आप देखिए 5 से 7 हुआ है, तो आपका यहाँ 100 से 80 हो गया है। समझ आ रही है? इसीलिए जो आपका इंटरेस्ट रेट का और जो क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे जा रहा है। नजर आ रहा है आपको, ऊपर से नीचे जा रहा है। व्हाट डज दैट मीन, दैट द टू हैव क्या कहते हैं उसको, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इफ वन इंक्रीजेस द अदर विल डिक्रीज। ठीक है, आप इसको अच्छे से, ये आपने जरूर बनाना है उसमें क्वेश्चन में, सही है। अच्छा, इन्होंने देखिए नीचे लिखा हुआ है, इफ इंटरेस्ट रेट राइज from 5% to 7%, then we get a fall in the quantity of investment from 100 to 80। कितना फर्क आ गया, 20 का फर्क आ गया, और वहां पे कितना है, 2% का फर्क आया है। तो आप इसका निकाल सकते हैं ना मार्जिनल इफेक्ट, मार्जिनल इफेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं। 1% इंटरेस्ट बढ़ने से कितने परसेंट, कितनी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, बड़ा आसान काम है। क्वांटिटी कितनी डिक्रीज हुई है, 20 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऊपर कितनी इंक्रीज हुई है, 2, 20 डिवाइड बाय 2। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 10। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि व्हेन यू इंक्रीज योर इंटरेस्ट रेट बाय 1%, you decrease the investment by 10% नहीं है, 10 यूनिट्स। यूनिट मतलब 1000 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, 10,000 भी लिख सकते हैं, 1 लाख भी लिख सकते हैं, 10 लाख भी लिख सकते हैं, ठीक है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो भी आप कहें। If interest rates are increased, then it will tend to discourage investments because investment has a higher opportunity cost। बेटा आपको opportunity cost का पता है, मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में करवाया था, नहीं आपको मैम ने नहीं करवाया था, आपकी माइक्रो की टीचर ने, नहीं पता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज का सेकंड बेस्ट यूज। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि जब आप कॉलेज आते हैं तो सिर्फ ये आपकी अपॉर्चुनिटी, सिर्फ आपकी ये कॉस्ट नहीं है कि आप फीस दे रहे हैं, बल्कि आपकी ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि वो जो आप टाइम यहाँ लगा रहे हैं, अगर वो आप कहीं और लगाते तो उससे आपको क्या गेन होता। तो वो जो गेन है दैट इज एक्चुअली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कमिंग टू कॉलेज। समझ आ गई बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये मतलब होता है। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इट टेंड्स टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट। इससे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है। क्यों होती है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट हैज अ हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि हो सकता है कि उस इन्वेस्टमेंट को अगर आप कहीं और लगा दें, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा है ना, तो ज्यादा रिस्की हो जाता है, ज्यादा कॉस्ट हो जाती है कि अगर आप उसको कहीं और लगा देते शायद बेहतर इस्तेमाल हो जाता। समझ आए? With high rates, it is more expensive to borrow money from a bank. You know that. सही है? Interest rate ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा पैसे वापस करने हैं, तो it has become expensive. The second thing is saving money. अभी ये important चीज़ है, ठीक है? बाकी चीज़ तो हमने 1000 दफा रिपीट कर ली। ये important चीज़ क्या है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो ये क्या है, सेविंग मनी इन अ बैंक गिव्स हायर रेट ऑफ रिटर्न। तो बजाय इसके कि आप इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट महंगी हो गई ना, सेविंग ज्यादा आसान हो गई आपके लिए। आप कहेंगे कि मैं बजाय इसके कि मैं कारोबार में लगाऊं, मैं बैंक में पैसे क्यों ना रखूं। जब आप बैंक में पैसे रखते हैं तो आप मुझे ये बताएं, दरअसल आप क्या छोड़ रहे हैं, दरअसल आप इन्वेस्टमेंट को छोड़ के सेविंग कर रहे हैं। और जब आप सेविंग की तरफ ज्यादा टिल्ट होते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, अगर सब सेव करने लग जाए, कोई इन्वेस्ट ना करे, देखिए बैंक में से तो पैसे निकलेंगे तो मुल्क का फायदा होगा ना। जब बैंक से लोगों के पैसे निकाल के उसको कारोबार में लगाएंगे तो फायदा होगा ना। जब आप पैसे लगा ही नहीं रहे, सिर्फ सेव ही कर रहे हैं, तो क्या उसको कोई फायदा है? तो वो आपकी इकोनॉमी के लिए क्या है, ज्यादा सूटेबल नहीं है। आपकी एग्रीगेट डिमांड उससे
कम हो जाएगी, बजाय इसके कि लोग हाँ सिंपल, जब आप सेव करते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इन्वेस्टमेंट जब नहीं कर रहे तो आप बैंक से पैसे भी नहीं मांग रहे ना, बैंक के पास नहीं जा रहे कि मुझे कर्ज दो कि मैं अपना कारोबार लगाऊं। तो जब आप कर्ज नहीं मांग रहे तो क्या हो रहा है बेटा, आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। एग्रीगेट डिमांड में या कंजम्पशन में क्या क्या लिखा हुआ था, कंजम्पशन भी था, सॉरी एग्रीगेट डिमांड में क्या था, कंजम्पशन था, इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट अगर आपका जीरो हो जाए तो आपकी टोटल जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, कोई कुछ बना नहीं रहा, कोई कुछ खरीद नहीं रहा, सब सिर्फ सेव कर रहे हैं। तो विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट समथिंग जो कि एक इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। देयरफॉर यूजिंग सेविंग्स टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लोअर, बस आप इसको इतना समझ लें, ठीक है, और परेशान मत हो, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, इफ इंटरेस्ट रेट्स raised firms will need to gain a better rate of return। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो फिर जो फर्म्स हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा कि हम किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें पैसे कि जहां से हमें ज्यादा रिटर्न आए, ताकि हम वो जो हमने कर्ज लिया है उसको हम आसानी से अदा कर सके, द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, ठीक है। अज्यूमिंग इन्फ्लेशन इज जीरो, बेटा आप समझ रहे हैं कि इन्फ्लेशन जीरो है, मतलब कि कल जिस चीज पे जो चीज मिल रही थी आज भी उसी पे मिल रही है। मतलब इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, राइज इन प्राइसेस, मतलब महंगाई नहीं हो रही। एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स आर 5% और ये कितना है, IR कितना है, 5% है। देन एनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, चाहे घर बनाना है, चाहे कोई हॉस्पिटल है, चाहे कोई स्कूल है, चाहे कोई गाड़ी लेना है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, any would need an expected rate of return of at least greater than 5। तो कोई भी प्रोजेक्ट तब फायदेमंद होगा उस हालत में कि जिस टाइम इंटरेस्ट रेट 5% हो, कि वो एटलीस्ट आपको 5% रिटर्न करे ही करे। 6% भी करेगा तो फायदेमंद होगा, 7% करेगा तो फिर बहुत फायदेमंद होगा, 10-12, समझ आई। अच्छा, if interest rates were 7%, then any investment project would need an expected rate of return of at least greater than 7% and therefore less investment would occur। बेटा जितना ज्यादा हो जाएगा, देखिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से खौफ ज्यादा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का, कि कहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, देखिए कि बेटा जब आप प्रोजेक्ट को टेकअप करते हैं ना तो आप उसकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में इतना मिलेगा। अगर वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है तो शायद आप अपने उस पे जो आपने कैलकुलेशन किया आप उस पर डरें। अगर 5% देना है तो आप कहेंगे चलो यार 5% तो निकल जाएगा, लेकिन अगर 10% देना हुआ तो आप डरेंगे कि ऐसा ना हो कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो, हालात खराब हो जाए कुछ और मेरा पैसा ना डूब जाए। समझ आ गई, तो ये सीन है। अच्छा, रियल इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा बेटा रियल इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट का क्या, फॉर फर्म्स they will consider the real interest rate which equals nominal interest rate is equal to inflation। ये आपको मैंने पढ़ाया रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नहीं पढ़ाया ना, बस आप इसको फिर मत पढ़ें, ठीक है। अच्छा सेकंड पे आ जाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डिमांड कितनी इलास्टिक है, किस चीज की डिमांड, इन्वेस्टमेंट की। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए तो तब भी लोग ज्यादा ही डिमांड करेंगे इन्वेस्टमेंट की, कि नहीं कम हो जाएगी। क्या इन्वेस्टमेंट आसानी से बदल सकती है विद इंटरेस्ट रेट? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपका इन्वेस्टमेंट एकदम कम हो जाए, इसका मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इलास्टिक है। समझ आ रही, इलास्टिक का क्या मतलब बेटा, जो आसानी से चेंज हो सके, विच कैन बी। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपकी क्या इन्वेस्टमेंट एकदम से कम हो जाए, थोड़ा सा आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है 2% आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी ना वो बिल्कुल ड्रॉप हो गई है, तो इसका मतलब है कि योर इन्वेस्टमेंट इज हाईली इलास्टिक, डिमांड फॉर योर इन्वेस्टमेंट इज हाईली इलास्टिक। आपको इस बात की समझ आ रही? इसका मतलब है कि लोग ज्यादा रिस्क टेकर्स नहीं है। लोग क्या है, जैसे ही देखते हैं कि थोड़ा सा इंक्रीज हो वो डर जाते हैं, बस वो इन्वेस्टमेंट ही छोड़ देते हैं। और ये होता है कंट्रीज में, लोगों का एटीट्यूड होता है। जिस तरह अब पाकिस्तान में सेविंग और इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होती क्योंकि लोगों का एटीट्यूड नहीं है, बिजनेस माइंडेड नहीं है। तो यहाँ पे
जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हाई है। आपने जब बैंक थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा करता है ना तो वो डर रहा होता है, ऐसा ना कि कोई लेने आए ही ना, पैसे ही हमसे ना लेने कोई आए। बैंक का कारोबार किस पे चल रहा है बेटा, कि कोई ले हमसे तो हम, ये देखो ना ऑनलाइन क्लास में ये भी होता है, चला गया ना, तो बैंक का तो कारोबार इस पे चल रहा है। तो बेटा इसका आपको समझ आई, अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा करने से आपकी इन्वेस्टमेंट यकदम बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा है। और अगर आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ की स्टेबिलिटी है, खुशहाली है, लोग कारोबार को पसंद करते हैं, लोग सेविंग को पसंद करते हैं, तो अगर आप वहाँ ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएंगे ना, तो वो इतनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट को, आप देखिए बेटा, इसमें हो सकता है कि मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक का मालिक है वो कहे कि 5 से 6 हो गया, नहीं 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 मैंने नहीं लेनी। यार उसका काम चल रहा है, उसका कारोबार है, वो कहेगा खैर है, पहले अगर मैं 100% मुनाफा कमाता था, मैं 99% कमा लूंगा। समझ आ रही? तो वहां पे इलास्टिसिटी जो है ना आपकी डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट की वो कम होगी। समझ आ रही है आपको बात की? आप देखिए इंटरेस्ट रेट्स आर वन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउएवर इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। मैंने आपको क्या कहा था, जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम ये नहीं कहते कि ये हर चीज जो है ना, हम ये पढ़ते हैं कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। एंड इट्स नॉट जस्ट वन थिंग दैट इज द डिटर्मिनेंट, बल्कि और चीजें भी होती हैं। तो यहाँ क्या अदर फैक्टर्स इंक्लूड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। समझ आ रही है? वेदर यू आर अ कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर और नॉट। इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आपका मुल्क ग्रो कर रहा है तो इन्वेस्टर्स खुशी से इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे भी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका मुल्क में क्या है, हालात अच्छे नहीं है, तो वो नहीं करेंगे। द विलिंगनेस ऑफ बैंक्स टू लेंड, क्या बैंक्स चाहते हैं कि हम पैसे दें कि नहीं? अगर वो चाहते नहीं होंगे ना तो वो अपने प्रोसेस को सख्त कर देंगे। वो आपसे कहेंगे हम कल कर्ज तो आपको देंगे, लेकिन आप जाके 5 वो लेकर आए, क्या कहते हैं हम, आपकी गारंटीज, गारंटीज होते हैं ना, ठीक है। एंड द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अच्छा एक्सेलरेटर थ्योरी इसको छोड़ दें, ये बहुत लंबी थ्योरी। एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और बेटा अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो मतलब आपकी ग्रोथ है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है, आपका रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। समझ आ रही है? लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो जाएगा ना। एक बंदा हाथ से काम कर रहा है वो कितना रिटर्न करेगा, और एक बंदा मशीन से काम कर रहा है। तो इन लिक्विडिटी ट्रैप, अब ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको 2 मिनट के अंदर कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ा दूं। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है बेटा? लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है कि द लोअर इंटरेस्ट रेट्स में हैव लिटिल इफेक्ट ऑन बूस्टिंग लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा जब हुकूमत चाहती है या बैंक्स चाहते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट्स करें, तो वो अपना इंटरेस्ट रेट लो कर देते हैं ताकि लोग सेविंग ना करें, इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरा काम क्या करें, ताकि लोग आए और आसानी के साथ कर्ज लें। तो बेटा लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप में ऐसा होता है ना कि लोगों की एक सोच बन जाती है, चाहे बैंक बहुत भी लो कर दे ना, वो फिर भी इन्वेस्ट नहीं करते, वो फिर भी डरे होते हैं। तब क्या होता है कि चाहे बैंक चाहे भी, देखिए बेटा बैंक तो आपको गले से पकड़ के काम नहीं करवा सकता ना, वो तो अपना इंटरेस्ट रेट ज्यादा करेगा कम करेगा, आपका बिहेवियर इफेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इस हालत में क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप इज दैट सिचुएशन वेयर इवन द बैंक्स कीप लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट, इट डज नॉट इफेक्ट और चेंज द बिहेवियर ऑफ द पीपल। समझ आ गई? अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट 5 था और 5 से उसने 0.5 कर दिया है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा हुई है? सिर्फ 2% ज्यादा हुई है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, वो लो इलास्टिक है। चाहे बहुत भी इंटरेस्ट रेट आपका चेंज हो जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा चेंज नहीं हो रही, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, दैट्स इट फॉर द क्लास। मैं आपको ये सेंड कर दूंगी। और एक कब हुआ था, देखिए लिखा हुआ है, दिस हैपेंड ड्यूरिंग द ग्रेट रिसेशन ऑफ 2009 व्हेन इंटरेस्ट रेट्स वर कट to 5%, but the economy remained stagnant. उन्होंने इतने कम कर दिए इंटरेस्ट रेट, इतने कम कर दिए कि लोग आके हमसे कर्ज लें और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े और मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़े। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब है खड़ा होना, खड़ा होने का मतलब है कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, सब कुछ स्टॉप है, बिजनेस स्टॉप है, कोई कर्ज नहीं ले रहा, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कोई एम्प्लॉय वो नहीं हो रहा। ठीक है। In 2009, the credit crunch meant that banks were unable or unwilling to lend. ना ही वो
दे सकते थे, ना ही वो देना चाहते थे, वो डर रहे थे। ठीक है, that's it for today. How do we do? ड्रॉप कैसे करें? कोई क्वेश्चंस है? सॉरी, एनी क्वेश्चंस बेटा? नो मैम। नो मैम, अच्छा सही है, नो मैम। सही है। सी यू टुमारो देन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके मैम, थैंक यू। دا مم بخبرو باندې پوه شوي تاسو ټولې؟ میمونه دا چې میم راسین کی چې وای به او پوي قسم د کاله زه په یو غبن په نشم ته بغبغي आवाज هغه وای نه چې بغبغي आवाज درازي، ما ته بغبغي आवाज راتو. مدینه ته راغلی کنه چرته؟ ما وره د ما کلاس واغسته زه پوه شوم. میسج دیو کتو امبر ته میسج وکړه تا تم امبر جو ما میسج کړو ما ته او تا ما ته میسج کړو ما وکړو. اے سبا ته کالج ته راځي؟ ګول مول څه کوي؟ سبا په کالج کې ته څه کې؟ نن مونږ نه تلو نو سبا به څه وکړو؟ اے دغه چټیانو خو بیا ولګېدې میمونه اے چټیانې ما د سهار حسیب وویل خو ما ویل چې پته نه لګي، ما ته میسج نه راغلی، خبره مې وره میمونه بار بار مس ته مه وایي چې زه نه پوهېږم که نه مس اسم بس ویډیو چې بس یو ځل اټینډنس له راشي واپس بیا آفلاین کېږو. دا زه خو سم کوم کله ورکې کوم سم یا ویډیو په کلا راوړه. میمونه پېښې په ماشین مسکان کہاں ہے؟ مسکان میمونه هلو हेलो जवेरिया जी जी मुस्कान से शौक का ना दा ऑनलाइन शरी हाँ और قبل क्लास और چې ګور چې هغه څه دی میمونه هلو الوینا لاړه جوړ میمونه هم لاړه کنه هغه د زه خبره کوم او کائنات میمونه ته आवाज وکړه میمونه اړه دې ستړی شه कमल हवा से मेमूना वो नगीन बात ये सुन रही है लेकिन उसका हमारी बातें समझ नहीं आ रही इसलिए नगीन खामोश है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे हैं सब?